हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल जो कि वार्षिक परीक्षा है उसका केमिस्ट्री का मॉडल सेट करने वाले हैं। जो ये केमिस्ट्री के मॉडल सेट जो कि ऑफिशियल हैं, जो कि बिहार बोर्ड पटना के द्वारा जारी किया गया है। तो इस सेट में 70 ऑब्जेक्टिव, इस बार भी 70 ऑब्जेक्टिव आएगा। फिजिक्स का करा चुके हैं, फिजिक्स का नहीं देखे हैं तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर फिजिक्स के देख लीजिए। आज केमिस्ट्री का हो रहा है, कल बायो का और हिंदी इंग्लिश सभी का करा दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश मैथ का। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री क्या करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में भी डबल क्वेश्चन आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी में अब डबल क्वेश्चन आ गया। या कंफर्म हो गया कि डबल क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और हमारे चैनल के माध्यम से 5 सेट लॉन्च किया गया है प्रत्येक विषय का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश मैथ सभी का। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे 5 सेट को पढ़िए। अभी क्लास चल रहा है, एक सेट हुआ है और दूसरा सेट में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मॉडल सेट चल रहा है ऑफिशियल। इसका जस्ट खत्म होते हैं दूसरा सेट स्टार्ट होगा हमारे चैनल के माध्यम से। आपके एग्जाम तक कंप्लीट तैयारी कराएगी हमारे चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार भी आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, टोटल 70 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 35 सॉल्व करना है। टोटल 35 सॉल्व करना है आपको और 35 का होमवर्क सेट में टिक करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ है, इनमें से कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में रबड़, ऑप्शन बी में कांच और ऑप्शन सी में प्लास्टिक और ऑप्शन डी में बर्फ दिया गया है। तो इनमें से कौन है जो रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। तो जो रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण होता है वह बर्फ है। बर्फ है रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण। कौन हो जाएगा, तो बर्फ हो जाएगा रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। 1 होता है कि 2 होता है कि 4 होता है कि 8 होता है। तो फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। 4 होती है फलक केंद्रित के परमाणुओं की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, पिंड केंद्रित होती है या फलक केंद्रित होती है, अष्टफलक होती है या वर्गीय तल होती है। तो हमें बताना है NaCl क्रिस्टल में की संरचना कैसी होती है। तो NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है वह फलक केंद्रित होती है, फलक केंद्रित होती है NaCl क्रिस्टल की संरचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और VBI क्वेश्चन है या। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। सरल घनीय चालक में संकुलन क्षमता कितना होता है, 52% या 68% या 72% या 74%। तो सरल घनीय जालक में जो संकुलन क्षमता होती है वह होती है 52.4%। 52.4%, तो यहाँ 52% होगा इसका राइट आंसर। 52% जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होगी। निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होती है, किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होगी। तो वह कौन सा घोल है, तो आइसोटोनिक विलयन में परासरण की क्रिया नहीं होगी। आइसोटोनिक विलयन घोल में परासरण की क्रिया नहीं होगी। याद कर लीजिए, सभी क्वेश्चन भी यही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यह ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। मोल प्रभाज के बराबर है, इस कथन को क्या कहेंगे। मोल प्रभाज के बराबर है तो इस कथन को किसके क्या कहेंगे। तो इस कथन को हम लोग कहते हैं रावल के नियम। रावल के नियम बोले हैं या, इसलिए ऐसे कहते हैं हम रावल के नियम, उनके नाम से हैं, जानते हैं, रावल के नियम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विलेय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, एक विलेय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, इसके वान ठाफ गुणांक का मान होता है। इसके वान ठाफ गुणांक का मान क्या होता है, तो इसके वान ठाफ गुणांक का मान हमें बताना है। तो इसके वान ठाफ गुणांक का जो मान होता है वह 1 होता है। 1.0 मतलब 1 होता है। वान ठाफ गुणांक का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन मुक्त होता है। तो कैथोड पर कौन मुक्त होता है हमें बताना है। क्लोरीन की, सोडियम की, सोडियम अम्लगम की, हाइड्रोजन। तो जो विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है वह है सोडियम। सोडियम कैथोड पर मुक्त होता है।
कौन मुक्त होता है? तो सोडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण है? फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने वाला समीकरण कौन सा है? तो इसके प्रथम नियम को निरूपित करने वाला समीकरण है एम इक्वल टू सी जेड टी। एम इक्वल टू सी जेड टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघटन केक विलयन का निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघटन केक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम है? क्योंकि विशिष्ट चालकत्व सबसे कम है, तो कौन सा केक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम है? तो वह केक विलयन है 0.002 N। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 0.002 N हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिस्टल 2A से B के लिए वेग निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा? अभिक्रिया 2A से B के लिए वेग निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा? तो किसके द्वारा होगा? तो यह हो जाएगा 1/2 DADT। 1/2 DADT के द्वारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक, वह किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? ताप पर या मात्रा पर या भार पर या समय पर? तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? इनमें से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CH3COOH OC2H5 प्लस NaOH से CH3COONA प्लस C2H5OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं है, अभिक्रिया यह नहीं है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, जल में H2G प्लस Cl2G सूर्य प्रकाश 2HClG अभिक्रिया की कोटि है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? अभिक्रिया दिए गए हैं H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो इस अभिक्रिया की हमें कोटि बताना है। तो इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी शून्य। शून्य इसकी कोटि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो अधिशोषण में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अधिशोषण में प्रक्रिया होती है पृष्ठीय घटना। पृष्ठीय घटना होती है अधिशोषण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दूध है, दूध क्या है? दूध क्या है हमें बताना है। वसा में परिक्षेपित वसा की वसा में परिक्षेपित जल की जल में परिक्षेपित वसा की जल में कैसीन का निलंबन। तो जो दूध होता है वह जल में परिक्षेपित वसा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल में परिक्षेपित वसा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघटन फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी होता है? सबसे कम प्रभावी होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल में सबसे स्कंदन में सबसे कम प्रभावी कौन होता है? तो सबसे कम प्रभावी कौन होता है? तो KBr होता है। KBr सबसे कम प्रभावी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक हमें बताना है किस स्थिति में होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या प्रतिफल के मात्रा को बदल देता है, या सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, या आगामी ऊर्जा डेल H को घटाता है, या आगामी अभिक्रिया डेल H को बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय ऊर्जा को घटाता देता है। सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किस धातु को रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? रासायनिक विधि द्वारा किस धातु को प्राप्त किया जाता है?
तो रासायनिक विधि के द्वारा किस धातु को प्राप्त किया जा सकता है? तो रासायनिक विधि के द्वारा सिल्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सिल्वर को रासायनिक विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। किसके द्वारा अभिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? चलिए ऑप्शन ए में चूना पत्थर, ऑप्शन बी सिलिका और ऑप्शन सी दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन, ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर कार्बन हो जाएगा Fe2O3C और इसको ऐसे करेंगे तो 2Fe+3CO2 हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को देखेंगे तो Fe2O3 हो जाएगा। तो दोनों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इसमें दोनों में से कोई मारेंगे तो गलत नहीं होगा, दोनों राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है? वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है हमें बताना है। तो शोधन की प्रक्रिया जो कहलाती है वह विद्युत शोधन कहलाते हैं, विद्युत शोधन कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तो तांबा धातु का निष्कर्षण जिसके द्वारा किया जाता है वह है CuFeS2 जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं है? इनमें से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं है? तो हाइड्रोजन बंध कौन नहीं है? NH3 की, H2O की, HCl की, HF। तो इनमें कौन हाइड्रोजन बंध नहीं है? नहीं है। होने के लिए तो ये तीनों हो जाएंगे, तो नहीं होगा तो H2O नहीं होगा, H2O इसका नहीं होगा हाइड्रोजन बंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह NS2NP5 होता है, NS2NP5 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल आक्सीकारक हैं, इनमें से सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन सा है? तो जो सबसे प्रबल आक्सीकारक होता है वह कौन सा है? तो Fe की Cl2 की Br2 की L2 हो जाएगा। तो जो प्रबल आक्सीकारक होता है वह होता है L2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 27 नंबर क्वेश्चन है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? तो S8 में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है वह 0 हो जाएगी, 0 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में संकरण तत्व है। निम्नलिखित युग्मों में संकरण तत्व है, तो संकरण तत्व कौन हो जाएगा? तो निम्नलिखित युग्मों में 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो संकरण तत्व कौन सा है? संक्रमण तत्व कौन सा है? तो Cu और Fe दोनों हो जाएगा संक्रमण तत्व, Cu और Fe हो जाएगा दोनों संक्रमण तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है? तो Ac3+ है जो कि प्रतिचुंबकीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि देखने में तो बहुत बच्चे बोलेंगे इतना भारी है कैसे सोल्व होगा, लेकिन कोई भारी नहीं है, बिल्कुल आसान है। हमें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। वेनेडियम Z=23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे, 1s² 2p 2p3, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकाला जाता है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग सजा कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो हमें 23 का निकालना है, 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो 1s² 2s² 2p6 3s², इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइड तत्व है, इनमें से कौन लेंथेनाइड तत्व हैं। तो निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइड तत्व है हमें बताना है। तो लेंथेनाइड तत्व कौन सा है, तो आइए लेंथेनाइड तत्व ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 70 है, इसलिए सभी को एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा टाइम एक्सपेंड हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी हम लोग ऑप्शन के साथ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलते हैं जो थोड़ा हार्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, KMnO4 में Mn की एक्सीकॉर्डर अवस्थाएं में Mn की एक्सीकॉर्डर अवस्था क्या हो जाएगी। तो Mn की एक्सीकॉर्डर अवस्था +7 हो जाएगा। Mn की एक्सीकॉर्डर अवस्था हम लोग क्लास में सभी क्वेश्चन को करा चुके हैं, लगभग 2-4 ही क्वेश्चन आउट है, नहीं तो क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चन को डील कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि NiCO4 पर कब में परसंकरण है। NiCO4 में परसंकरण होता है, यह भी क्वेश्चन हम लोग क्लास में उस दिन ही सॉल्व किया है। तो NiCO4 में परसंकरण क्या होता है। तो NiCO4 में जो परसंकरण होता है वह होता है sp3 होता है। NiCO4 में परसंकरण जो होता है वह sp3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीआर का समन्वयन संख्या, हमें सीआर का समन्वयन संख्या बताना है। तो सीआर का जब समन्वयन संख्या निकालेंगे तो सीआर का जो समन्वयन संख्या होता है वह 6 होता है। सीआर का समन्वयन संख्या 6 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा 6 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 35 नंबर क्वेश्चन है, CONH35Br SO4 और CONH35SO4Br आपस में किस प्रकार संबंध है। इसका आपस में किस प्रकार संबंध है, इस दोनों रासायनिक समीकरण का आपस में किस प्रकार संबंध है। इसका जो संबंध है आयनन समवयव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म क्या है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वह प्राइमरी हैलाइड होता है, क्लास में भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो प्राइमरी हाइलाइड होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गया है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है। सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने से जो बनता है वह क्या बनता है। एथेन बनता है, ब्यूटेन बनता है, प्रोपेन की एथेनिल बनता है। तो जो बनता है वह ब्यूटेन बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है, तो ब्यूटेन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में, जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एलील हाइलाइड है। इनमें कौन एलील हाइलाइड है, हाँ बताना है। निम्नलिखित में कौन एलील हाइलाइड है। तो एलील हाइलाइड होता है HC बराबर C से CH2Cl हो जाएगा एलील हाइलाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलील हाइलाइड कौन है, तो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो 39 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया हमें दिया गया है, देख सकते हैं अभिक्रिया यह दिया गया है। इसके लिए हाइड्रोजन अम्ल की अभिशीलता का घटता हुआ क्रम, हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। इनमें से कौन घटता हुआ क्रम है, तो कौन घटता हुआ क्रम हो जाएगा। तो इनमें से कौन घटता हुआ क्रम हो जाएगा, तो HL से घटता हुआ, HBr से घटता हुआ HCl हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं, के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल है। तो मुख्य प्रतिफल क्या होता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल है। तो इसका मुख्य प्रतिफल कौन है, तो जो मुख्य प्रतिफल होता है वह एथिल आइसोसाइनाइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 41 नंबर, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। इनमें से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है, सबसे अधिक जो होता है वह CH3Cl, इसका सबसे अधिक होता है द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे अधिक किसका होता है, तो CH3Cl हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का परसंकरण होता है। ईथर में
केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंस्करण होता है। यह क्वेश्चन क्लास में हम लोग सोल्व कर चुके हैं। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंस्करण होता है। तो केंद्रीय परमाणु का प्रसंस्करण होता है ईथर में, जो हुआ होता है sp3 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फॉर्मल्डिहाइड CH3 Mg के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। CH3 Mg के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अभिक्रिया करके जो बनाता है वह है C2H5OH बनाता है। C2H5OH बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स से आएगा ही आएगा। इसका UPSC नाम बताना है। इसका UPSC नाम क्या हो जाएगा? तो हमें इसका UPSC नाम बताना है। तो इसका UPSC नाम क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। UPSC नाम क्या होगा इसका? तो इसका UPSC नाम हो जाएगा 2-प्रोपेनॉल। 2-प्रोपेनॉल हो जाएगा, देख सकते हैं यह 2-प्रोपेनॉल हो जाएगा इसका UPSC नाम। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक कौन प्राप्त होता है? तो पहला यौगिक कौन सा प्राप्त होता है? तो पहला यौगिक कौन प्राप्त होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं? निम्नलिखित में किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं? तो किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl को कहते हैं। सांद्र HCl को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्पिरिट में रहता है, अधिशोषित स्पिरिट में क्या रहता, कितना प्रतिशत एथिल एल्कोहल रहता है? तो अधिशोषित स्पिरिट में रहता है। तो अधिशोषित स्पिरिट में जो रहता है वह 95.5% एथिल एल्कोहल रहता है। 95.5% एथिल एल्कोहल रहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र होता है CnH2NO हो जाएगा। CnH2NO हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है? निम्नलिखित में किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है? तो केनिजारो अभिक्रिया किसके साथ होती है? तो केनिजारो अभिक्रिया HCHO के साथ होती है। HCHO के साथ कौन सी अभिक्रिया होती है? तो केनिजारो अभिक्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोले UPSC नाम को लेकर एक ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर और 1 नंबर, 3 नंबर तो फिक्स है आपको UPSC नाम से आएगा। चलिए CH3CHO का UPSC नाम है। CH3CHO का UPSC नाम क्या है? तो इसका UPSC नाम होता है एसिटाल्डिहाइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाशील मूलक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो -COOH हो जाएगा। -COOH इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया समन्वयता प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया समन्वयता प्रदर्शित करता है? तो वह किसके साथ करता है? तो वह हो जाएगा ईस्टर के साथ करता है। ईस्टर के साथ करता है। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ईस्टर के साथ करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है? प्राइमरी एमीन को कौन निरूपित करता है? तो प्राइमरी एमीन को जो निरूपित करता है वह है NH2R हो जाएगा। R से NH2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। R से NH2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म एवं
एल्कोहल या KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? गर्म करने पर क्या बनता है? तो गर्म करने पर जो बनता है वह बनता है CH3NC, CH3NC बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ट्राईमेथिल एमीन है एक। ट्राईमेथिल एमीन क्या है? तो ट्राईमेथिल एमीन जो होता है वह एक प्रकार का टर्शियरी एमीन है। टर्शियरी एमीन है, टर्शियरी एमीन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा अमीन है? तो टर्शियरी अमीन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में किसका एल्किल कलर संभव है? किसका एल्किल कलर संभव है? तो जिसका एल्किल कलर संभव है वह कौन सा है? तो टर्शियरी एमीन का, टर्शियरी एमीन का एल्किल कलर संभव है। इसके पहले भी क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 57 नंबर क्वेश्चन है। आणविक सूत्र, आणविक सूत्र दिया गया है हमें C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव हैं? C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव हैं? कितने प्राइमरी एमीन संभव हैं? तो इसके माध्यम से हमें 4 प्राइमरी एमीन संभव है। 4 कितने संभव हैं? तो 4 प्राइमरी एमीन संभव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, हमें क्वेश्चन ध्यान से सुना। एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल है, तो एसीटोनाइट्राइल क्या है हमें बताना है। तो एसीटोनाइट्राइल जो होता है वह एक प्रकार की एथेन नाइट्राइल है, एथेन नाइट्राइल है। एसीटोनाइट्राइल क्या है? तो एथेन नाइट्राइल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एथेन नाइट्राइल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड है? निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड है? तो इनमें से कौन मोनोसेक्राइड है? तो मोनोसेक्राइड होता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड होता है। कौन सा मोनोसेक्राइड होता है? तो गैलेक्टोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है? न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है? तो न्यूक्लिक अम्लों में कौन सा क्रम होता है? तो न्यूक्लिक अम्लों में क्रम होता है फास्फेट से भस्म से शर्करा, फास्फेट से भस्म से शर्करा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि विटामिन सी के कमी से होता है, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी की रतौंधी की रिटेक्स की स्कर्वी। तो विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, स्कर्वी होता है विटामिन सी के कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है? कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है? तो कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है? तो लाइसिन हो जाएगा, लाइसिन अल्फा एमिनो अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को मोल्टोज में बदला जा सकता है? आधे घंटे में किसके द्वारा स्टार्च को मल्टेज में बदला जा सकता है? मल्टोज में बदला जा सकता है। तो कौन सा है? तो वह है डाइएस्टेस, डाइएस्टेस के द्वारा आधे घंटे में स्टार्च को मल्टेज में बदला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्राकृतिक रबर जो होता है आइसोप्रेन होता है। आइसोप्रेन क्या कौन सा रबर है? तो प्राकृतिक रबर हो जाएगा आइसोप्रेन। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कैप्रोलेक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? किसका मोनोमर है? तो कैप्रोलेक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? तो किसका मोनोमर हो जाएगा? तो यह हो जाएगा नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 का मोनोमर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 66 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में डेक्रोन किसका उदाहरण है? डेक्रोन किसका उदाहरण है? तो डेक्रोन किसका उदाहरण है हमें बताना है। डेक्रोन 4 विकल्प आपके सामने है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो पॉलिएस्टर हो जाएगा, पॉलिएस्टर का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरीन, क्लोरीन टी है, क्लोरीन टी क्या है? तो क्लोरीन टी क्या है? तो क्लोरीन टी क्या होता है? तो क्लोरीन टी एक प्रकार के एंटीसेप्टिक होता है। क्लोरीन टी एक प्रकार के एंटीसेप्टिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया? पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया? तो पेंसिलिन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? काफ़ी भी यही क्वेश्चन है, पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया? यह बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे। तो किसने किया सबसे पहले इसका आविष्कार? तो वह थे ए फ्लेमिंग, ए फ्लेमिंग आविष्कार किए इसका। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किए? तो ए फ्लेमिंग हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि फिनॉल के उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है। फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है। तो फिनॉल का उपयोग जो होता है वह है डिसइंफेक्टिक के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है फिनॉल का उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है मार्फिन है एक। मार्फिन क्या है, यह क्वेश्चन हम क्लास में भी करा चुके हैं। तो मार्फिन क्या है, तो एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक है। मार्फिन क्या है, तो एनाल्जेसिक है। मार्फिन एक प्रकार के एनाल्जेसिक हैं। और आपको बता दें, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 8969831773 इस नंबर पर अभी सेव करके व्हाट्सअप कीजिए और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। अगर हमारे 5 सेट को पढ़ लेते हैं, 5 सेट को पढ़ लेते हैं तो 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन 120 मिलेगा, 120 शॉर्ट क्वेश्चन में से 20 आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 100% गारंटी दिया जाता है 400 प्लस मार्क्स लाने के लिए। अगर आप भी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नंबर पर, जो नंबर हम बताएं उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। और PDF का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिजिक्स का क्लास हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वह भी देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है इस मॉडल सेट को तो कैसे डाउनलोड करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल। क्लास टाइम है 7 बजे, 7 बजे PM में क्लास स्टार्ट होता है, तो आप सभी टाइम याद रखिए और डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। और डेली मॉडल सेट कराया जाता है 7 बजे से और शॉर्ट क्वेश्चन भी कराया जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी, लेकिन 7 बजे मॉडल सेट फिक्स है कि होगा ही होगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।